साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तीसरी यूनिट सेल बायोलॉजी जो अपन ने शुरू कर रखी है, उस यूनिट के क्रम में आज का अपना वीडियो अंतिम होगा। इस वीडियो के बाद में कभी भी आज ही या फिर कल आपका टेस्ट अपलोड होगा। तो आपने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे एक बार रिवाइज कर लें। कुछ साथियों को मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि एक दो दिन थोड़ा सा रुक जाएं, जिससे अपन पीछे के सारे वीडियो रिवाइज करें, ये यूनिट तो कंप्लीट हो जाए। तो टेस्ट के लिए एक दो दिन रुक सकते हैं, तैयार है टेस्ट वैसे, एक दो दिन रुक सकते हैं। उसकी जगह पर अपन अगली यूनिट शुरू कर लेंगे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप इस यूनिट को अब तक जो जितने भी वीडियो हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। न्यूक्लिक एसिड अपन एक मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे, उस मैक्रोमोलिक्यूल के क्रम में न्यूक्लिक एसिड में अपना डीएनए कंप्लीट हो गया था। तो डीएनए के बाद में अगला जो टॉपिक है अपना वो है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पढ़ लिया तो आरएनए में कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। क्या स्ट्रक्चर बनी होती है, कैसे बनती है, क्या इसके टाइप्स हैं, वो अपने को यहाँ पर डिटेल में देखने हैं। देखिए, जो आरएनए है और डीएनए है, दोनों को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। अधिकतम जीवों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन जहाँ तक ओरिजिन की बात है, उत्पत्ति की बात है, तो जो आरएनए है वो पहले निकला था, इसलिए आरएनए को बोल सकते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल है ये। एक नंबर बात। दूसरी, कहाँ पाया जाता है आरएनए? प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, और आपके एक बात और यहां पर लिखो, इसमें प्रेजेंट, और क्या लिख सकते हो, एब्सेंट इन डीएनए वायरस। जिन वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वहां पर आरएनए एब्सेंट होगा, और जिन वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें डीएनए एब्सेंट होगा। तो जहां जहां डीएनए वायरस में है, मतलब जिन वायरस में डीएनए है वहां पर क्या है, आरएनए एब्सेंट होगा। दोनों ही में से कोई एक होगा वायरस के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों पाए जाएंगे। पर जहां तक वायरस की बात करेंगे तो इसके अंदर जहां डीएनए वहां आरएनए नहीं होगा, और जहां आरएनए वहां डीएनए नहीं होगा। ये अल्टरनेट होते हैं एक तरीके से। आगे देखो, अब जिन सेल में पाया जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें तो इनमें कहां कहां होगा? साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, क्योंकि आपके न्यूक्लियस में बढ़ेगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियस, केंद्रक, हिंदी में लिखो केंद्रिक, हिंदी में लिखो तो केंद्रक, और केंद्रिका में भी, और सम अमाउंट, कुछ मात्रा में कहां प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो आरएनए है उसकी संरचना है वो किससे बनी होती है? अनेक न्यूक्लियोटाइड से, या ऐसा कह सकते हैं एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की बनी एकल, है ना, रेखिक संरचना शुरुआत में। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? देखो, एक नंबर पर राइबो शुगर, दो नंबर पर राइबो शुगर में आ गई ना, कौन सी? पेंटो शर्करा आ गई, राइबो शुगर आ गई ना, डिऑक्सी राइबो शुगर, दो प्रकार की शुगर होती हैं। यहां पर नाइट्रोजिनस बेस, और तीन नंबर पर है आपके फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये मतलब सैकड़ों से लेकर हजारों तक चैन हो सकती है, जो क्या करती है, आपके एक आरएनए की श्रृंखला का निर्माण करती है। शर्करा में कौन सी? राइबोस शर्करा। नाइट्रोजनस बेस वही 4 प्रकार के
एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है। ये दोनों क्या हैं? AG प्यूरी तैयार है, प्यूरिन है। ये दोनों क्या हैं? पिरिमिडीन है। तो यूरेसिल किस में नहीं होता? DNA में। उस यूरेसिल के स्थान पर DNA में क्या होता है? थाइमीन होता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब जो रेखिक संरचना का मैंने नाम लिया यहां पर, बहुत सी बार ऐसा होता है कि रेखिक संरचना होती है पर कई कई जगह पर ये रेखिक संरचना खुद ही फोल्ड हो जाती है ऐसे। ये इस प्रकार से ये जो संरचना बनी ना, उसको इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते थे। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसके अंदर बॉन्ड है ना, इसी के जो आपस में है, वो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ जाएगा, यूरेसिल है वो आपकी एडेनिन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग से आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से एक चेन का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर कुछ बेसिक पॉइंट लिखे अपन, इतनी बातों के आधार पर कुछ बेसिक पॉइंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि एक आपके आरएनए में मुख्य मुख्य क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं। इतनी बातें अगर आपके समझ में आई हैं तो 2 4 5 पॉइंट लिख सकते हैं अपन। जैसे क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब जैसे डीएनए की तरह डबल हेलिकल नहीं होता, आरएनए सिंगल ही है। ये जहां जहां फोल्ड होता है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, बाकी होता नहीं है डबल। एक नंबर बात। दूसरा, 3 से 5 प्राइम की डायरेक्शन होती है इस चेन की। 2 नंबर बात याद रखनी है। तीसरा नंबर क्या याद रखोगे? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन समानुपाती नहीं होते। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि चारगोफ का रूल नहीं काम करता। डीएनए में क्या था कि जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरिमिडीन, क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रही थी। यहां तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, हो सकता है कई देर तक प्यूरिन ही आ जाए, पिरिमिडीन आए नहीं। तो इस प्रकार से दोनों समान ही मात्रा में हो, ऐसा कोई रूल यहां पर नहीं लगता। प्यूरिन और पिरिमिडीन समानुपाती नहीं होते। और पॉइंट क्या लिख सकते हैं? डीएनए से कंपेयर करें तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, और डीएनए से कंपेयर करें तो इसके अंदर शर्करा पाई जाती है, वो राइबोज शर्करा होती है, और डीएनए के जो शर्करा होती है वो आपके डीऑक्सीराइबोज। ये आपने एक बेसिक बातें देखी किसकी? आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड की। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। मुख्यतः आरएनए को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक जेनेटिक आरएनए और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए और अनानुवांशिक आरएनए। मतलब कुछ वायरस के अंदर आपका जेनेटिक आरएनए जेनेटिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। वायरसेस के अंदर ज्यादातर होता है, वो भी मैक्सिमम किसमें? प्लांट वायरस में। ठीक है, और कुछ एनिमल वायरस में। वायरस समझ लो आप तो, मतलब प्लांट और एनिमल वायरस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, बाकी एनिमल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। कुछ एक चीज और याद रखो तो आपके सम बैक्टीरियोफेज में भी कुछ एग्जाम्पल बुक्स में ऐसे ऐसे दे रखे हैं, आपको याद ही करने हैं। आ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे राइस ड्वार्फ वायरस 1 नंबर, टोबैको मोजेको वायरस, मोजेक वायरस, रियो वायरस, चौथा वुंड वायरस, 5वां इन्फ्लुएंजा वायरस, 6ठा जीवाणुभोजी MS2, और उसके बाद में कोलीफेज R17। ये दोनों क्या हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये तीनों क्या हैं?
एनिमल वायरस, और ये दो हैं क्या, प्लांट वायरस, कोलीफेज है ना, बैक्टीरियोफेज याद रह जाएगा, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज, दोनों MS2 और R17, मतलब मैथमेटिक्स के नाम होंगे तो ये गणित के वाले नाम होंगे तो आप बैक्टीरियोफेज समझना, बाकी प्लांट और एनिमल। इनके अंदर जो वायरस पाए जाते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, जेनेटिक RNA कहलाते हैं, और इनमें सब में सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, कुछ में डबल स्टैंडर्ड DNA भी पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड RNA भी पाया जाता है। तो क्या क्या है वो आपको याद रख लेना। देखो पहले वाले के अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड, इसमें डबल स्टैंडर्ड, यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब दोनों बैक्टीरियोफेज में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, राइस के अंदर, चावल में डबल और तंबाकू के अंदर सिंगल, और बाकी जो एनिमल वाले हैं उनमें डबल डबल, और इन्फ्लुएंजा वायरस है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी याद कैसे करोगे, जीवाणुभोजी है उनमें दोनों में सिंगल स्टैंडर्ड, जीवाणुभोजी जैसे डबल स्ट्रक्चर में से सिंगल में से सरल कौन सी होगी, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, एक अलग संरचना सरल होगी, तो जीवाणुभोजी है वो वायरस की तुलना में और ज्यादा सरल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जीवाणुभोजी एक नंबर बात। दूसरा आप देखो राइस है, तंबाकू है, तंबाकू है ना एक आधी डोज से काम चल जाता है, पर चावल अपन 2-3 बार लेते हैं खाने के लिए, तो चावल के अंदर तो डबल स्टैंडर्ड और तंबाकू से एक आधे से काम चल जाता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद में रियोर वुंड और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मतलब समझ लो जुकाम वगैरह है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, सरल से संरचना होती है, इसलिए इसके सिंगल, और बाकी दोनों आपने नाम ही नहीं सुनेंगे, इसलिए इसके लिए डबल स्टैंडर्ड है वो वायरस है। ये सब के सब क्या हैं, जेनेटिक RNA हैं, आनुवांशिक RNA कहलाते हैं, जो अपनी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन जेनेटिक RNA। जो नॉन जेनेटिक RNA है उसमें 3 प्रमुख हैं, कौन सा, पहला mRNA, दूसरा rRNA और तीसरा tRNA। एक एक को पढ़ते हैं, बड़ा सरल है, कोई खास है नहीं इसके अंदर। M का मतलब मैसेंजर RNA, संदेशवाहक RNA, R का मतलब राइबोसोमल RNA जो राइबोसोम का निर्माण करेगा, और T का मतलब ट्रांसफर RNA, स्थानांतरण RNA। एक एक के काम और एक एक की थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले वाला mRNA क्या बोलेंगे, मैसेंजर RNA, और क्या बोल सकते हैं, दूत RNA, सूचनाओं को लेके जाता है ये कहां तक, प्रोटीन तक, इसी से प्रोटीन बनता है, जैसा ये होगा वैसा प्रोटीन का निर्माण होगा। इसके ऊपर प्रोटीन बन रहा है इसलिए इसको टेम्पलेट या कॉम्प्लीमेंट्री RNA बोलते हैं। मतलब जैसा mRNA होगा ना उसी की सूचनाओं के अनुसार क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। RNA की जैसी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक कोड के रूप में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सूचनाएं उसी के अकॉर्डिंग जाती है, उनमें कोई चेंज आ जाता है तो सूचनाएं उसी प्रकार से बदल जाती हैं, तो इसलिए इसको टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री RNA भी कहा जाता है। काम क्या इसका, DNA से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसको मिली है, मतलब DNA से बनाई है, तीनों DNA से बनाई है, आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से तीनों का निर्माण हुआ है, mRNA, rRNA और tRNA, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से इन तीनों का निर्माण हुआ। अब ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, तो DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोटीन बनाने वाले जो जेनेटिक कूट हैं, कूटों को देने का कार्य, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसको देनी है, जेनेटिक कूट को। ली कहां से है, DNA से, बीच का बिचौलिया कौन है, RNA। मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, चुगलीकार है एक तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश को पहुंचा रहा है, पर संदेश ठीक पहुंचा रहा है, इसलिए उसको अपन संदेशवाहक बढ़िया बोल सकते हैं। चुगली के लिए तो चुगली तो शब्द है वो गलत के लिए काम में लेते हैं वैसे, पर ऐसा है नहीं है, सीधा सीधा काम है, सही सही इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आगे और क्या बोल सकते हैं अपन, अब देखो ये तो DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर तो खुद कहां बना है, ये खुद का बनना कहां पर है, ये केंद्रक व केंद्रिका में बना खुद,
ठीक है, केंद्रक में बने कौन, एम आरएनए केंद्रक में, और सारे के सारे आरएनए का बता रहा हूं, ये बने आर एम और टी तो बने कहां, केंद्रक में, और केंद्रिका में कहां बना, कौन बना, आर आरएनए। तो यहां एक इसके लिए पढ़ रहे हैं अपन किसके लिए, एम आरएनए के लिए, तो खुद कहां बनता है, ये केंद्रक में बनता है एम आरएनए, और काम कहां करता है, काम करता है साइटोप्लाज्म में। सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड, सबको ही पता है, सिंगल स्टैंड है। दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है इसके लिए, सबको बताइए, पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें, प्रोकैरियोट में, और मोनोसिस्ट्रोनिक किसमें, यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, थोड़ा सा इसकी संरचना को देखो, जिससे आपको सारी चीजें हैं वो एकदम से समझ में आ जाएंगी और क्लियर आ जाएंगी। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है आरएनए की, यहाँ पर एक कोडोन है AUG, यहाँ पर 3 कोडोन हो सकते हैं UAA, UAG और UGA। इसको बोलते हैं समापन कोडोन, ये प्रारंभन कोडोन, और ये जो है संरचनात्मक जीन है दीर्घीकरण, ये वाले, ये एक mRNA है। परंतु mRNA ऐसा सेंसिटिव है कि इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई आपकी न्यूक्लियोटाइड है वो हट जाता है तो संरचना बिगड़ जाएगी, सूचनाओं का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसकी पूरी रक्षा करनी है। तो रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, एक तो इधर टोपी पहना दो और एक इधर पूंछ पहना दो, जिससे ना तो इधर से कोई कटे ना उधर से कोई कटे। तो इधर से क्या कर दो, इसमें एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की 100, 150, 200 न्यूक्लियोटाइड की पूंछ पहना दो, उसको बोलते हैं पॉली ए टेल। मतलब बहुत सारे क्या जोड़ दो इसमें जोड़ दो एडेनिन जोड़ दो। इस पूरे UAA के बाद में एडेनिन 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 ऐसे करके 150, 200 जोड़ दो, ये एक लंबी सारी पूंछ कर दो इसके, तो पीछे से कोई कटने का कोई डर नहीं रहे, कटे तो पूंछ ही कटेगी, ठीक है। और इधर क्या जोड़ो, इसके इधर एक कंपाउंड जोड़ दो, इसको बोलते हैं 5 मिथाइल ग्वानिन। इधर ग्वानिन जोड़ दो, और ग्वानिन के ऊपर भी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ग्वानिन लगा हुआ और उसके बाद मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा P 3 बार, ये कंप्लीट ही होता है। इसको क्या करना है, इसके कैप के ऊपर जोड़ना है। तो ये तो हो गई कैप और वो हो गई टेल। 3 P का क्या मतलब होता है, जैसे अपन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बोलते हैं, तो ATP का मतलब क्या होता है, जैसे ये तो आपके पेंटोस शुगर, ये एडिनोसिन, और यहां पर फॉस्फेट जुड़ा, ये तो AMP है, AMP है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन ATP। इसी तरह से अगर यहां पर G होता तो उसको बोलते हैं GTP। मतलब ग्वानोसिन कैसा है, 3 फॉस्फेट युक्त है और उसके ऊपर भी क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा इसकी स्टार्टिंग में कैप लग गई, फिर आपके प्रारंभन कोडोन AUG होता ही है, उसके बाद में ये समापन कोडोन है। इस संरचना को पढ़ते हुए क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये mRNA की संरचना है, इसके ऊपर आपके राइबोसोम चलेगा और यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। ऐसी इसकी सिंपल सी संरचना होती है। mRNA के बाद में दूसरा कौन सा है, rRNA। इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA। किसका निर्माण करेगा, राइबोसोम का। राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम क्या है, ऐसा स्थान जहां पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए rRNA को क्या कहते हैं, संरचनात्मक RNA, जबकि बाकी M को और T को क्या बोलेंगे, कार्यात्मक RNA या क्रियात्मक RNA। ठीक है। एक डाटा और याद रखना कि पूरी सेल के अंदर लगभग 80% क्या है, rRNA होता है।
ठीक है। अब देखो राइबोसोम है, वो राइबोसोम आपके दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में आपको पता है 17S प्रकार का होगा, यूकैरियोट में कैसा है 80S। इसकी दो यूनिट हमने पहले डिसाइड कर ली थी, क्या 30S है, इसकी 50S है, यहाँ पर अपने पहले पढ़ लिया था, एक 40S है और एक क्या है 60S है। एस का मतलब स्वेदवर्ग यूनिट, इस वैज्ञानिक ने खोजा था और उसका ये अवसादन गुणांक है। अब जो 30S है, 50S है, 40S है, 60S है, ये इसकी भुजाएं हैं। तो जो आरएनए राइबोसोम है, उस राइबोसोम का ऐसा देखा जाए, उस पूरे राइबोसोम के अंदर 65% पार्ट है वो आरएनए ही है, आरएनए है, और 35% पार्ट क्या है प्रोटीन है। मतलब इन दो चीजों से मिलकर ही बना है कौन राइबोसोम। तो जो 65% आरएनए होता है वो कैसा कैसा होता है वो इस यूनिट से पता चलेगा अपने को। देखो यहां पर जो आरएनए है उसका प्रकार है 16S आरएनए। ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार में, याद रखना आपको। अब ये थोड़ी बड़ी है ना यूनिट, तो यहां कर दो 18S आरएनए। इससे बड़ी ये वाली है, थोड़ा आगे बढ़ो, 23S आरएनए। ठीक है, पर इसके साथ एक यूनिट और होती है जिसको बोलते हैं 5S आरएनए। अब ये इससे बड़ी है तो यहां 28S आरएनए, 5S आरएनए और एक और है इसके साथ में 5.85 आरएनए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब किस स्थान पर किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है अवसादन गुणांक के अनुसार है। तो सबसे पहले याद रखना 30S वाला सबसे पहले यूनिट लिख लेना। 30S का 16S, 16 से शुरू करना, 30 का आधे से एक ज्यादा 16S, 40 बड़ा है 18S, इससे बड़ा 50 है 23S, 23 के साथ में एक और है यहां पर क्या 5S, फिर इधर भी 23 की जगह 28 है, 5 है और 5.85 है। ऐसे करके आपको याद रखना है। ये किसकी बात हो गई आरएनए की। आरएनए के बाद में आता है टीआरएनए। क्या करेगा ये? अब प्रोटीन का निर्माण किससे होना है? अमीनो एसिड से। कैसा प्रोटीन बनेगा ये निर्धारित करेगा एमआरएनए की सीक्वेंस। परंतु रियल में प्रोटीन बढ़ने किससे? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड को लेकर आना पड़ेगा कहां तक? राइबोसोम तक, एमआरएनए तक। तो लेके आने वाला काम कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड को कहां से लेके आना है, कहां पर? ये कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक लेकर आना, ट्रांसफर आरएनए का काम है, ये इसका कार्य है। इसीलिए इसको, क्योंकि ये क्या करता है, उसको जो है आपके अमीनो एसिड को अनुकूल बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस के, प्रोटीन बनाने के, बढ़ने के। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं, अनुकूलक आरएनए भी कहा जाता है। किसको? ट्रांसफर आरएनए को। इसकी मात्रा कितनी है? लगभग 16 से 18%। टीआरएनए है लगभग 80%, आरएनए है लगभग 3 से 5% है, वो क्या है आपके एमआरएनए। ये सेल के अंदर टोटल मात्रा होती है इसकी। ये जो है वो आपके केंद्रिका में बना, ये दोनों कहां बने? केंद्रक में बने, न्यूक्लियस में बने। प्रक्रिया का नाम क्या था जिससे बने ये तीनों? उस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और जिस प्रक्रिया से ये मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, उसको बोलेंगे अनुवादन, ट्रांसलेशन, और जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एक बात और याद रखनी है, टीआरएनए है वो जल में विलय है, बाकी नहीं है, इसलिए इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। पूछा जाए कि सोल्यूबल आरएनए कौन सा है, विलय आरएनए कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? टीआरएनए, बाकी दोनों नहीं है। अब एक संरचना है, मतलब कई के बाद टीआरएनए जो है वो खुद ही अपने आप पर फोल्ड हो जाता है। 1780 न्यूक्लियोटाइड है, जिस प्रकार से व्यवस्थित हैं वो खुद व्यवस्था को बिगाड़ते हुए, या ऐसा मान लो कि कुछ कई बार जरूरी व्यवस्थाएं बनाने के लिए ये खुद अपने ऊपर ही क्या करता है? फोल्ड हो जाता है। इस प्रकार से इसकी चैन बन जाती है और इस प्रकार से ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये भुजाएं बन जाती हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और ये एक वेरिएबल भुजा।
इस प्रकार का जो मॉडल है उसको कहा गया क्या? क्लोवर लीफ मॉडल। कितने हैं? 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो है ना, ये वाली बात भुजा है इसकी, तीसरी वाली भुजा है, इसके ऊपर लास्ट के अंदर 3 है, CCA। लास्ट में कौन से हैं? CCA है। तो इस A के साथ में आगे जाकर कौन जुड़ेगा? अमाइनो एसिड जुड़ेगा। ये अमाइनो एसिड कौन सा होगा? ये अमाइनो एसिड कौन सा होगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन सा कोडोन है। यहां पर जैसा कोडोन होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जुड़ेगा? यहां पर अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड जुड़ेगा। और ये कोडोन वगैरह को अपन जेनेटिक कोड में पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड अपने सिलेबस में नहीं है, बस आपको तो टीआरएनए की संरचना थोड़ी बहुत याद रख लेनी है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। अब देखो, ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसके बारे में 2-3 बातें याद रखो। क्या? ये एक 3D संरचना है। इस संरचना को दिया था रॉबर्ट होली ने 1964 में। कितने हैं? करीबन 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड है। ये जो भुजा है, ये वाली, इस भुजा को बोलते हैं ग्राई भुजा, जो ग्रहण करेगी किसको? अमीनो एसिड को। एक्सेप्टर आर्म इंग्लिश में लिखो तो। ये दूसरे नंबर की भुजा एंटीकोडोन भुजा, प्रतिकोडोन भुजा। ये कौन सी? DHU भुजा। ये स्यूडो यूरिडिन भुजा। ये वेरिएबल भुजा। आपको संरचना वैसे कोई नहीं पूछेगा, इनमें कई बार कंफ्यूजन होता है, कोई इधर है कोई इधर है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको इस क्रम कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना जो एक्सेप्टर आर्म है उसके जस्ट सामने कौन सी है? अपोजिट है एंटीकोडोन भुजा। और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के एंटी हैं। कौन सी? TYC और आपके DHU, डाईहाइड्रोयूरिडिन। ये वाली भुजा है। इस प्रकार से ये पांचों भुजाएं मिलकर जब एक चिमटे का साकार ले लेती हैं, भाई अपने को किसी चीज को पकड़ना है मान लो ऐसे, तो आपके घर में जैसे चिमटा है उसको इमेजिन करो। अगर वो सीधा होती पाती तो क्या करती? पकड़ लेते किसी रोटी को। तो अपन क्या करते हैं? इसको ऐसा करके पीछे से करके फोल्ड करके फिर ले जाते हैं। मतलब अब क्या कर ले? तू पकड़ ले। तो ऐसे ही तेरे को क्या करना है? अमाइनो एसिड को पकड़ना है, तो ऐसे चिमटा बना दो इसका। तो 3 तो ये हो गए। एक यहाँ पर फ्री होता है, वो कोई सा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर है ये 7 के आसपास ये जॉइंटेड है। इस प्रकार से आपस में ये है वो फिक्स है, जबकि ये जो 3 हैं वो एक मतलब फिक्स है, बाकी अलग है। थोड़ी थोड़ी बातें इसके अंदर याद रखो। पहली बात क्या रखो कि ग्राई भुजा है ना, इसके अंदर लूप एब्सेंट है, बाकी सब में है। इसके ए से कौन जुड़ता है? अमाइनो एसिड जुड़ता है। जो भी अमाइनो एसिड कैसा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इस एंटीकोडोन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन सब में लूप प्रेजेंट है। इसके 3 कोडोन फिक्स है, ये UAC मान लो ऐसा कुछ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये UAC जाकर किससे जुड़ेगा? ये mRNA से। यहां क्या होगा? mRNA होगा। तो mRNA पर जो कोडोन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? यहां पर अमाइनो एसिड फिक्स होता है। ये जो भुजा है वो क्या करती है? mRNA को राइबोसोम से जोड़ती है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, इधर की कर देना इधर कर देना, चाहे इसमें कई बार इधर मिलेगी कई बार, कोई खास बात नहीं इसमें, पर ये याद रखना एंटी है, ये दोनों एंटी हो, इतनी सी बात याद रखना। अगर ये इसको इधर आ जाएगा तो वेरिएबल वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये भुजा जो है, इस भुजा का काम क्या है? mRNA को राइबोसोम से जाएगा, जाकर mRNA पर जुड़ेगा। तो mRNA पर जोड़ने के लिए जिस भुजा के पास में जो कैपेसिटी पाई जाती है उस भुजा का नाम है TYC। ठीक है, ये वाली है mRNA से राइबोसोम को जोड़ती है। ठीक है, ये वाली भुजा होगी। उसके बाद में DHU आर्म है, उसको बोल सकते हैं एंजाइम साइट। इस एंजाइम के मतलब यहां पर कुछ स्पेसिफिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइम का कार्य क्या है? इन एंजाइम के कारण ही, इनके कारण ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड tRNA से जुड़ता है। ठीक है, मतलब ये वाली जो संरचना है ना, इसके अकॉर्डिंग
अमाइनो एसिड जुड़ेगा, पर अमाइनो एसिड कैसे जुड़ेगा, इसके लिए जो एंजाइम हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इस DHU भुजा में पाए जाते हैं। कई बार 2-3 न्यूक्लियोटाइड की अतिरिक्त भुजा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल भुजा। ऐसे करके आपके ये tRNA की संरचना होती है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तीनों प्रकार के mRNA, rRNA, tRNA को थोड़ा थोड़ा देखना है। एक तो रेस्ट करते हुए अपन क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे, जिससे आप पीछे का रिवाइज कर लो और जल्दी अपन अगली यूनिट को शुरू करेंगे। अभी भी जो पोल है उसके अकॉर्डिंग यही जा रहा है कि मैं यूजी वाली यूनिट शुरू करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकेंडरी वाला ही कंटिन्यू करूं तो पोल में आप चेंज कर लीजिए और उसमें ये शो करिए, ये होना चाहिए ऐसा। आपने अगर वोट दे दिया है और आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं और मेरी मानसिकता से चलना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सीनियर सेकेंडरी को ही करना चाहिए पहले। बाकी आपकी जैसी इच्छा। अगर पोल 1-2 दिन में मतलब आज का टाइम देते हैं, आज में नहीं बदलता है तो फिर मैं कल से उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी शुरुआत कर देंगे अगली यूनिट की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।